Hello students, in today's video we are solving the question of consolidated balance sheet. Yes students, consolidated balance sheet होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट को कंबाइन करके बनाई जाती है। कुछ स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, बट आज के इस वीडियो में मैं कुछ टॉपिक्स ऐसे डिस्कस करूंगी जिससे आप इजीली कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना सीख जाएंगे। फाइन, नाउ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। एम लिमिटेड अक्वायर्ड 12,000 equity shares of D Limited of the face value of 10 each at a price of 1,70,000 on 1st October 2020. The balance sheet of two companies as at 31st March 2021. Look students, M Limited हमारी होल्डिंग कंपनी हो गई क्योंकि इसने D Limited के शेयर्स लिए हैं, तो ये है हमारी सब्सिडरी कंपनी। इसके 12,000 शेयर्स 10 रुपए ईच के थे, उसके लिए उन्होंने कितना पैसा दिया है? 1,70,000। फाइन, अब नीचे आपको बैलेंस शीट गिवन है, आपको लाइबिलिटीज गिवन है जिसमें फर्स्ट है आपका शेयर होल्डर्स फंड, सेकंड है रिजर्व्स एंड सरप्लस, नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटीज। ये आपको लाइबिलिटी साइड गिवन है। नॉन करंट असेट्स जिसमें है टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट आ गया आपका करंट असेट्स, ये आपको दोनों एम और डी लिमिटेड की बैलेंस शीट गिवन है। फाइन, नाउ द एडिशनल इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स ऑफ एम लिमिटेड 50,000 एंड 16,000 respectively represented those due from D Limited. Next information है stock in hand of D Limited includes goods purchased from M Limited as at 20,000 which includes profit charged by latter company at 25% cost. Prepare consolidated balance sheet and show the working in details. सबसे पहले आप एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी आपको गिवन है उसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे। फाइन, इनको कंक्लूड करके आप सबसे पहले जो आपकी करंट असेट्स है और करंट लाइबिलिटी है उससे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेंगे, जिससे आपको स्टार्टिंग में ही 5-6 नंबर आपके रेडी हो जाएंगे। फाइन, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी गिवन नहीं है तो दोनों कंपनीज की आपको असेट्स और लाइबिलिटीज को ऐड करके लिख देना है, बट यहाँ पे हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करके करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज को हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में प्लेस कर देंगे। हमें फर्स्ट पॉइंट यही नोटिस करना है कि होल्डिंग कंपनी की असेट सब्सिडरी कंपनी की लाइबिलिटी है या होल्डिंग कंपनी की लाइबिलिटी सब्सिडरी कंपनी की असेट है। अगर हाँ तो इनका जो इंटर ट्रांजैक्शन है वो कैंसिल हो जाएगा। इसकी अगर असेट है तो इसकी असेट्स में से लेस हो जाएगा और इसकी लाइबिलिटी है तो इसकी लाइबिलिटी में से लेस हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए एम लिमिटेड और डी लिमिटेड में इंटर ट्रांजैक्शन हुआ है डेटर्स का और बिल्स रिसीवेबल्स का। फाइन, दैट इज 50,000 और 16,000। ये इसके डेटर है तो इसके क्रेडिटर हो गए, ये इसका बिल्स रिसीवेबल्स है तो इसका बिल्स पेबल हो गया, तो इनमें से है ये लेस हो जाएंगे। फाइन, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि डी लिमिटेड का जो स्टॉक है उस स्टॉक में एम लिमिटेड से परचेज्ड किया हुआ भी स्टॉक है। तो अब ये देखिए एम लिमिटेड से आपने खरीदा, फाइन, बट वो अभी आपके पास है, तो वो जो स्टॉक खरीदा हुआ है वो आपने सेलिंग प्राइस पे खरीदा हुआ है, बट अब कंपनी मर्ज हो गई है तो जो प्रॉफिट उस स्टॉक में है उसका हमें ट्रीटमेंट करना होगा, दैट इज योर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पे 20,000 की सेलिंग प्राइस थी और प्रॉफिट कॉस्ट पे है 25%, तो 125 सेलिंग प्राइस पर आपका प्रॉफिट है 25 रुपीज और 20,000 सेलिंग प्राइस पर अपना प्रॉफिट होगा
25 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 20,000। तो इसको सॉल्व किया, वैल्यू आ रही है 4,000 रुपीज का आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। फाइन, तो 1, 2 और 3 ये 3 इंफॉर्मेशन है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट जाएगा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का हम यहीं डिस्कस कर लेते हैं। फाइन, ये रही अपनी करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स हैं आपके 2,40,000 प्लस 92,000 और क्रेडिटर्स कितने के लेस होने थे, 50,000 के, और आप माइनस कर देंगे 50,000। फाइन, और बिल्स पेबल में भी ये है एम लिमिटेड के, दोनों ऐड हो जाएंगे 80,000 60,000 से और लेस हो जाएगा 16,000। ठीक है, लायबिलिटी में हो गया ट्रीटमेंट। इसका जो हमारा आंसर आ रहा है उससे हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करके उसके कॉलम में इसका आंसर लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन है 2 लाख है एम लिमिटेड की प्लस 40,500 डी लिमिटेड का, बट हमारा जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था वो इसमें से लेस हो जाएगा -4,000। नेक्स्ट, सन्ड्री डेटर्स, एम लिमिटेड के डेटर्स है 3 लाख प्लस 1,34,500 -50,000। देखिए हमने यहाँ इसको ऊपर भी लेस कर दिया और यहाँ पे भी कर दिया। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल्स 20,000 प्लस 30,000 -16,000। क्लियर। नेक्स्ट है कैश एट बैंक, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे। देयर आफ्टर कैश इन हैंड, इनको भी ऐड कर देंगे। तो ये इनका जो फाइनल आंसर आएगा उनको आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लिख देंगे। फाइन, तो इस टाइप से अगर आपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लिख दी, 15 मार्क के इस क्वेश्चन में आपको 5 to 6 नंबर मिल जाएंगे। क्लियर है। सेकंड पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है दैट इज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय आपको 5 आइटम्स को फाइंड आउट करना होगा। फर्स्ट क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट। फर्स्ट क्या हो गया हमारा, प्री एंड पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट। मींस होल्डिंग करने से पहले के जो भी प्रॉफिट है वो है आपके प्री एक्वाजिशन प्रॉफिट, और होल्डिंग करने के बाद के प्रॉफिट्स क्या हैं, पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट है वो तो आपका इन्वेस्टमेंट है। क्या है, इन्वेस्टमेंट है, बट ये आपने क्या किया है, अर्नड किया है, कमाया है, जिसको कि आप किस में शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं शो कर सकते हैं, वो आपको नेटवर्थ में शो करना होगा। इसलिए ही हम प्री एंड पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। फाइन, नेक्स्ट हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ। आपको बैलेंस शीट में गिवन है शेयर होल्डर्स के साथ में रिजर्व्स एंड सरप्लस। दैट मीन्स सब्सिडरी कंपनी जो हमारी डी कंपनी है उसने कुछ रिजर्व्स बना रखे हैं, सरप्लस बना रखे हैं। तो जब हम उसको होल्ड करेंगे कंपनी को, तो शेयर्स के साथ में उनके प्रॉफिट में भी एम लिमिटेड का हिस्सा होगा, अधिकार होगा। इसलिए हम नेटवर्थ का कैलकुलेशन करते हैं। फाइन, नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। फाइन, गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैसे होगा, आपके जो इन्वेस्टमेंट और नेटवर्थ है उनके डिफरेंस से ही आपका गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकलेगा। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, जब आप कंसोलिडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि कंपनी सब्सिडरी कंपनी का पूरा शेयर्स होल्ड कर लेती है, बट
कुछ क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि पार्टली होल्ड करती है। इन सेकेंड कंडीशन में जब कंपनी पार्टली होल्ड करती है, दैट मीन्स उसका पूरा शेयर नहीं लेती है, कुछ पार्ट छोड़ देती है। तो जो छोड़ देती है पार्ट, वो क्या है आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी का शेयर होल्डर्स फंड प्लस रिजर्व्स और सरप्लस जो कि आपकी सब्सिडरी कंपनी के हैं, उस पे भी हक होगा, जैसे कि होल्डिंग कंपनी का था। फाइन। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट है वो है आपका एम लिमिटेड का प्रॉफिट, जिसको कि उसको बैलेंस शीट में शो करना होगा रिजर्व एंड सरप्लस में। इसका सेट पैटर्न है जो कि आपको याद रखना है थोड़ा सा, जिससे आप इजीली कंसोलिडेशन के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि एम लिमिटेड ने एस लिमिटेड के कितने % शेयर्स लिए हैं। फाइन। उसने 12,000 शेयर्स लिए हैं, और आप जब डी लिमिटेड की बैलेंस शीट देखेंगे तो उसमें टोटल इक्विटी शेयर्स है हमारे 20,000। फाइन। तो 12,000 का 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 60% होल्डिंग ली है आपकी एम लिमिटेड ने डी लिमिटेड की। क्लियर। जब 60% एम लिमिटेड ने लिए हैं तो बैलेंस बचा हुआ आपका क्या है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो वो हो गया आपका 40%। 100 में से 60 लेस कर दिया, 40%। नेक्स्ट है प्री एंड पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे निकालते हैं, टाइम के बेसिस पे ही निकालेंगे कि कब होल्डिंग की गई है। 1 अक्टूबर को होल्डिंग की गई है, तो 31 मार्च पे जब हमारे अकाउंट्स क्लोज होते हैं तो 6 मंथ्स आपके हो गए प्री के और 6 मंथ्स हो गए आपके पोस्ट एक्वाजिशन के। तो ये हो गया आपका 1:1। नेक्स्ट, अब हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट में डी लिमिटेड का प्रॉफिट गिवन है ईयर एंडिंग का। फाइन। कितना, 45,000। इसको हम प्री एंड पोस्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि प्री तो हो गया इन्वेस्टमेंट का पार्ट और पोस्ट हो गया आपका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का पार्ट। तो प्री एक्वाजिशन प्रॉफिट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दोनों आधे आधे हो जाएंगे। 2250 हो गया प्री का, और पोस्ट एक्वाजिशन भी 22,500। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ ऑफ डी लिमिटेड। किसका पैटर्न सेट है। अगर आपने 2-4 क्वेश्चंस में इस पैटर्न को यूज कर लिया, आपको इसका पैटर्न याद हो जाएगा। फाइन। तो फर्स्ट आएगा इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, देयर आफ्टर जितने भी रिजर्व्स और सरप्लस है, और प्री एक्वाजिशन प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमने ले ली इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख की, बैलेंस शीट में गिवन है डी लिमिटेड की। नेक्स्ट है ओपनिंग बैलेंस गिवन है आपका जनरल रिजर्व का 1 लाख। बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको गिवन है 40,000 का, और प्री एक्वाजिशन प्रॉफिट अभी अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 22,500 का। तो नेटवर्थ है आपकी 3,62,500 डी लिमिटेड की। अब इसमें 2 का हिस्सा है, एम लिमिटेड का भी और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का भी। एम लिमिटेड का है 60% और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का है 40%। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, जिसमें हम सबसे पहले लेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने कितना पे किया था, दैट इज 1,70,000 एम लिमिटेड ने पे किया था, बट एक्चुअल में उसको कितनी नेटवर्थ मिल रही है, 3,62,500 की 60%। तो इसका हमने 60% कैलकुलेट कर लिया, दैट मीन्स 2,17,500 की आपको इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, बट आपने पे कितना किया है, वो आपने कम किया है, दैट इज 1,70,000। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया है, कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट कैलकुलेशन है कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट भी हमें बैलेंस शीट में शो करना होगा, ताकि जो डी लिमिटेड की हम शेयर कैपिटल को हम हटाएंगे वहां से पूरा का पूरा, तो 60% तो एम लिमिटेड में इंक्लूड कर लेंगे, बट जो 40% है उसका भी हमें एडजस्टमेंट करना होगा। इसी 40% को हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से शो करेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। नेटवर्थ का 40% कितना हो गया है, 1,45,000 प्लस
जो पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट है उसमें भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी भी अपनी कैपिटल वहां लगा रखी है, तो जो प्रॉफिट बाद में आपने अर्न किया है उसमें भी आपको अपना हिस्सा और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा दोनों को डिवाइड करना होगा। यहाँ पे तो हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट का लिख रहे हैं, नीचे जो हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लिखेंगे उसमें हम लिखेंगे खुद का, दैट मीन्स होल्डिंग कंपनी का हिस्सा। पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट है आपका 22500, इसका 40%। फाइन, टोटल हो गया 1,54,000। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जिसमें सबसे पहले हम एम लिमिटेड के प्रॉफिट्स को लिखेंगे। बैलेंस में आपका फर्स्ट गिवन है आपका 90,000, देयर आफ्टर करंट ईयर का प्रॉफिट है 1,70,000 और 60% शेयर इन पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट। जो आपने पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट कितना था 22500, इसमें इसका शेयर कितना है 13500। ये दोनों तो आपको बैलेंस शीट में गिवन है फिगर, ये जो फिगर है वो आपने कैलकुलेट की है। फाइन, 2,73,500। उसमें से जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, लिमिटेड का स्टॉक वापस से एम लिमिटेड के पास आ गया। एम लिमिटेड ने तो उसको सेल्स मान लिया था क्योंकि उसने डी लिमिटेड को सेल कर दिया, बट अब जब ये दोनों कंपनी खुद एक हो गई है तो जो इसका स्टॉक है वो भी एम लिमिटेड का स्टॉक है, तो जो प्रॉफिट की एंट्री है इसने जो प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था उसको वो लेस करेगा, तो -4,000 इधर आ गया 2,69,500। और हमने कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट किया है और बैलेंस शीट में हमें दो गुडविल गिवन है एम और डी लिमिटेड की, तो यहाँ पे हमने फाइनल एडजस्टमेंट कर दिया। यहाँ पे क्या किया, एम लिमिटेड और डी लिमिटेड की गुडविल को ऐड करके जो ऊपर हमारा कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट हुआ था उसको लेस कर दिया। एक ही वैल्यू हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लेंगे, दैट इज वैल्यू ऑफ गुडविल 22,500। नाउ सबसे हम नॉन करंट लायबिलिटी और नॉन करंट असेट्स को लिख लेते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को इस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में प्लेस कर लिया था। फाइन, नेक्स्ट जो होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल है सिर्फ उसी को ही आपको इसमें लिखना है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो जो हमारी होल्डिंग कंपनी एम लिमिटेड है उसका इक्विटी शेयर है 10 लाख का, सिर्फ वो ही इक्विटी शेयर यहाँ पर आएगी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। फाइन, नेक्स्ट है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व ये कौन सा आएगा, सिर्फ होल्डिंग कंपनी वाला जनरल रिजर्व यहाँ आएगा क्योंकि इसका एडजस्टमेंट हमने नीचे कहीं नहीं किया है। नेक्स्ट है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं नीचे, दैट इज 2,69,000। फाइन, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट दैट इज 1,54,000, ये हमने कैलकुलेट कर लिया था। करंट लायबिलिटीज हम पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हमारी लायबिलिटी साइड प्रिपेयर है। फाइन, यहाँ हमने डी लिमिटेड की शेयर कैपिटल नहीं ली है। नेक्स्ट इज असेट्स, जिसमें आपकी नॉन करंट असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग की एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, तो आपने क्या किया, एम लिमिटेड और डी लिमिटेड दोनों की लैंड और बिल्डिंग को ऐड कर दिया, इधर भी प्लांट और मशीनरी दोनों को ऐड कर दिया। ये भी आप डायरेक्ट स्टार्टिंग में ही कर सकते हैं अगर आपको कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। नेक्स्ट इज गुडविल, ये हमने कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट में। नेक्स्ट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। लुक स्टूडेंट्स, होल्डिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही सब्सिडरी कंपनी में अपना हिस्सा लेती है, अपनी ओनरशिप लेती है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में हमने डी लिमिटेड दैट मीन्स सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं ली थी। क्योंकि यहाँ पे हम उसके इन्वेस्टमेंट को भी हटाएंगे। डी लिमिटेड की लायबिलिटी एम लिमिटेड की असेट है, लायबिलिटी और असेट का हम क्रॉस कैंसिलेशन कर देंगे जैसे कि हमने स्टार्टिंग में किया था। एज इट इज
2 लाख की आपको इन्वेस्टमेंट गिवन है, 1,70,000 आपने पे किए थे, तो यहाँ पे कितने इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे, 30,000 के इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे। तो ऊपर हमने ना तो शेयर कैपिटल लिखी और यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट भी नहीं इंक्लूड किया है।